जय हिंद स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 कक्षा 12वीं के लिए भौतिक विज्ञान और भाग 1। तो इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है उसका आज हम लेने वाले हैं भूमिका, जो पहला टॉपिक है यानी इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और इसके उपयोग क्या है, और फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी आपको नोट डाउन करने हैं ताकि हमें बेसिक क्लियर रहे कि हमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी की अगर हम बात करें तो इस यूनिट के अंदर हमारे पास दो चैप्टर हैं, चैप्टर पहला और चैप्टर सेकंड। तो चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो ये चैप्टर फर्स्ट और सेकंड मिलाकर एक यूनिट बनेगी स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब ये दो चैप्टर ही हमारी एक यूनिट बनेंगी। तो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस यूनिट के अकॉर्डिंग ही होगा। इसलिए हमें अगर ये यूनिट पढ़नी है, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, तो हमें पढ़नी है, लेकिन ये दोनों चैप्टर मार्क्स अगर नंबर के अनुसार बात करें तो ये दोनों चैप्टर हमें आने चाहिए, तभी हमारी पहली यूनिट तैयार होगी। चलिए शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? तो स्थिर वैद्युतिकी देखिए, पहले तो शब्द से मतलब हम समझते हैं। स्थिर यानी जो रेस्ट पर है, स्थिर यानी जो स्थिर है यानी रेस्ट पर है, और स्थिर का मतलब होता है समय के अनुसार उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी यानी कोई आवेश अगर स्थिर अवस्था में है, उसकी स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश हो, आवेश क्या हो, स्थिर हो, और स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल एवं विभव, एवं यहाँ पे विभाग नहीं होगा, क्या आएगा, एवं उनके विभव के बारे में अध्ययन करते हैं। विभव के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो एक भौतिक विज्ञान की शाखा हो गई है। 11वीं क्लास में भी हमने काफ़ी सारी शाखाएं पढ़ी थी, जिसके अंदर मैकेनिक्स थी, उष्मागतिकी थी और बहुत सारी शाखाएं थी। अब एक शाखा स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, बढ़ते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? आवेश स्थिर रहने चाहिए। तो सबसे पहला और सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब कंघे को हम सूखे बालों से गुजारते हैं तो जो कंघा होता है सूखे बालों से गुजारने के बाद में छोटे कागज के टुकड़े या तिनके उठाने में सक्षम हो जाता है। ये आप घर पे भी करके देखिएगा ताकि हम प्रैक्टिकली समझ सके। जब भी कंघे को हम सूखे बालों से निकालेंगे और फिर वो जो है कंघा जो है वो छोटे छोटे कागज उठाने लगता है, इसका कारण भी हम इस चैप्टर के अंदर जाने। दूसरा है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो कांच की छड़ हल्की वस्तुओं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसमें। पहले कांच की छड़ किसी को आकर्षित नहीं कर सकती, लेकिन रेशम के कपड़े पर रगड़ने के बाद में वो छोटे छोटे टुकड़ों को उठाने में सक्षम हो जाती है। तो ये भी हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, बोर्ड पर चौक के घिसने पर चौक के कण बोर्ड पर चिपक जाते हैं। जाहिर सी बात है, क्लास में आपने देखा होगा जब कोई टीचर चौक से बोर्ड पे लिखता है तो चौक के कण है वो बोर्ड पर चिपक जाते हैं। अब वहाँ पे आपने देखा होगा उसके लिए टीचर को जो है वो चौक घिसनी पड़ती है, घिसते हैं तभी वहाँ पर वो चिपकता है। तो इन तीनों उदाहरण के अंदर आप देखोगे तो कंघा है वो सूखे बालों उस पर घर्षण करेगा, कांच की छड़ है वो रेशम के कपड़े पर घर्षण करेगी, बोर्ड चौक जो है वो बोर्ड पर घर्षण करेगी, यानी सभी जगह घर्षण होना अनिवार्य है, फ्रिक्शन होना अनिवार्य है। इसीलिए स्थिर वैद्युतिकी को घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं। तो ये भी लिख लीजिएगा, स्थिर वैद्युतिकी को घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर्षण की आवश्यकता होती है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी के उपयोग। तो स्थिर वैद्युतिकी के उपयोग आपने ये फोटोकॉपी मशीन जाहिर सभी दुकानों में देखी होगी, लगभग दुकानों में है जहाँ पे भी फोटोकॉपी होती है। तो वो फोटोकॉपी मशीन जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वो स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से ये स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखना है आपको। हम कई बार पूरा टॉपिक पढ़ लेते लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि उपयोग कहाँ हो रहा है उसका। दूसरा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाउड स्पीकर, स्थिर वैद्युतिकी लाउड स्पीकर में भी इसका उपयोग होता है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसका भी अलग से एक वीडियो, एनिमेशन वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझ में आए। तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग ऑफ पेंट पाउडर कोटिंग। कई बार क्या होता है, दीवारों पर या कई जगह पे अगर हमें कलर करना है तो हमने देखा है ब्रश से कलर करते हैं, लेकिन कई बार ब्रश से कलर नहीं कर स्प्रे करते हैं हम। ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो उससे हम स्प्रे करते हैं। उस स्प्रे से फिर उस दीवार पे कहीं पे कोटिंग होती है, तो उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज होता है, स्थिर वैद्युतिकी का यूज होता है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इसका यूज करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग होता है। अब बात करते हैं पहला चैप्टर, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं डीपली। भूमिका हम पढ़ चुके, हम क्या क्या करने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत आवेश। किन्होंने इनका नामकरण किया था, कैसे आवेश का स्थानांतरण होता है, वो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक आने के बाद में हम दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो जिनके अंदर विद्युत धारा बहती है, एक कुछ है जिनके अंदर विद्युत धारा नहीं बहती है। जैसे चालक तार होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की हुई थी, तो वो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, तो वो प्लास्टिक क्या होता है, विद्युत को बहने नहीं देता है, इसलिए उसको विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। और चालक जो वायर है, कॉपर का वायर है, तो कॉपर उसमें एक चालक पदार्थ है। तो दो तरीके के पदार्थ हमने यहाँ पे बांट रखे। अब जैसे हमने देखा था हमें घर्षण करना जरूरी है, तो वो एक तरीका था आवेश स्थानांतरण का। यहाँ पर और भी बहुत सारे तरीके जिनसे हम आवेश स्थानांतरण कर सकते हैं। तो पहला है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें 2-3 विधियाँ हैं, 3 विधियाँ हम पढ़ेंगे, प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा और चालन द्वारा। तो वो एक टॉपिक हो जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन। फिर बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेश के मूल गुण। आवेश के 4 मूल गुण हैं, वो चारों के चारों मूल गुण हमें आने चाहिए। 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक वीडियो में कवर करते चलेंगे। ये तो टॉपिक हो जाएगा आवेश से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कूलाम का नियम। 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर, जिसके अंदर बोला था कि कोई दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान है, उनके बीच में आकर्षण का बल लगता है Gm1 m2/r²। वैसे यहाँ पर अब कूलाम का नियम है। टीचर ने बोला भी होगा कि भाई गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ लेना, ये काम आएगा फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, 2 आवेश होगा तो G की जगह तो K हो जाएगा, M की जगह Q1 Q2 हो जाएगा r²। ये कूलाम का नियम है। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के एग्जाम में, नीट या JEE के एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। फिर बहुल आवेशों, कूलाम का नियम 2 आवेशों के लिए भी उपयोगी है। अगर 2 से ज़्यादा आवेश हैं किसी जगह पर तो वहाँ पर भी ये लगाया जा सकता है। अध्यारोपण का सिद्धांत इसको बोलते हैं। ये टॉपिक होने के बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। याद करो 11वीं क्लास गुरुत्वाकर्षण जहाँ पे हमने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की। कोई आवेश है, उस आवेश के आसपास कोई क्षेत्र है जिसके अंदर हम प्रतिकर्षण बल का अनुभव कोई दूसरा, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव कोई दूसरा आवेश करता है, तो वो हमें पढ़ना है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि कोई 2 आवेश जिनकी परिमाण में समान हो लेकिन प्रकृति में विपरीत हो, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो ये परिमाण में तो समान है लेकिन प्रकृति विपरीत हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके लगभग 7 चैप्टर तक चलते जाएंगे। ये हर दिन आपको ये नाम सुनाई देंगे। एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, कोई पहले से क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर द्विध्रुव क्या रहेगा। सतत आवेश वितरण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ये तो इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्पल्स आते हैं, डेरिवेशन आती है, और गाउस का नियम तो हमें हर टाइम याद होना चाहिए। जिस दिन ये टॉपिक हो जाए ना, उसके बाद में आपको हर समय याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक मिला के हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, जो कि हमें आना ही आना चाहिए। ये वीडियो था। अब आपको अगला वीडियो हर दिन 1 या 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे हर टॉपिक के ऊपर। आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स आप बना लेंगे, कोई भी क्वेरीज होगी हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। कोई भी क्वेरीज डाउट होंगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
और अपना टारगेट लेके चलिए कि हमें 12th में 70, 80, 90 जितने भी परसेंटेज बनाने हैं। और साथ में ही अब हमारे पास टाइम भी है, तो 12th के साथ में आप अगर बायोलॉजी से हैं तो नीट की, और या फिर मैथ से हैं तो जेईई की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। या फिर कोई भी आपका सपना है एक्स ग्रुप में या एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में जाने का, तो वो भी तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिजिक्स अनिवार्य सब्जेक्ट है। तो लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन से तैयार लगा देते हैं तो सच कहूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। मेहनत करिए दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी एग्ज़ाम तो हमारे कंफर्म होने हैं, बस हमें पॉजिटिव होकर तैयारी करनी है। ये वो समय है जब हमें कोई टॉपिक नहीं आता है, चाहे आप 11th का टॉपिक बता सकते हैं कि कोई वीक टॉपिक रह गया हो, तो वो हमें आना ही आना चाहिए। आप कमेंट करिए, आपको आंसर दिया जाएगा और उसके ऊपर वीडियो बना के ज़रूर आपको बताया जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, कोरोना से बच के रहिए।